आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। समय है एक बार फिर से स्वस्थ होने का, क्योंकि आपके साथ है आकाशवाणी रेनबो कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर लेकर। आपके साथ हूं मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। और आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, और इस सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर शंकर के गुप्ता। नमस्कार श्रोतागण, मेरा नाम डॉक्टर शंकर गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज दिल्ली से हूँ। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब की आपने आवाज सुन ली, टॉपिक आपको पता है, करना क्या है। 23421084 23421080 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 9868107070 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस पहले सवाल से। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, ये पढ़ने में बहुत भारी भरकम लगता है। आप थोड़ा आसान शब्दों में बता देंगे कि ये है क्या चीज? देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो वर्ड है जी, ये स्टार्ट होता है माउथ से और ये हमारे मल द्वार तक जाती है जी। तो माउथ से लेके मल द्वार तक में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे गैस्ट्रो, आपको हार्ट बर्न हो रहा है, रेफ्लक्सेज हो रहे हैं, गैस्ट्राइटिस हो रही है, या कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, पेन एब्डोमेन हो रहा है, तो दीज ऑल आर सिम्टम्स इंक्लूडेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के अंदर आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेट की अगर हम बात करें तो मतलब आपसे बात करें, जैसे पेट की बात करें, तो दोस्तों वो जगह जो हमें बहुत पसंद है, क्योंकि हमें खाना बहुत पसंद है। तो आज का हमारा टॉपिक आप समझ गए हो। आप हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। हमें अब इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी रेनबो आपके साथ है, तो आप अपने आप को संवारेंगे ही, खास तौर पे अगर प्रोग्राम है रेडियो डॉक्टर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के बारे में। डॉक्टर शंकर गुप्ता उपस्थित है स्टूडियो में, जो कि एक सर्जन है, और आज बात करने वाले हैं पेट के बारे में। डॉक्टर साहब, पहले लिसनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी बोलिए राजा। जी, जैसा कि बड़ा अच्छा का टॉपिक भी है, और मौसम अक्सर गर्मियों में पेट ज्यादा परेशान करता है जी। तो हम खास करके कुछ छोटी सी बातें ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। पहले मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, जैसे हमेशा गर्मियों में ज्यादा तकलीफ पेट को होती है, तो इसके लिए कुछ ऐसी चीजें मतलब बताएं जो गर्मियों में पेट में कोई दर्द या कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमेशा जो है हाजमा भी सही रहे, और जो है जो हम खाते रहे वो पचता रहे। देखिए, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है, जो पेट की समस्या होती है, ये इस मौसम में गर्मियों में बढ़ जाती है। इसकी पीछे की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि इस समय में डिहाइड्रेशन बहुत होती है। डिहाइड्रेशन से आपको डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, जिसको कब्ज बोलते हैं। दूसरी है कि आप गर्मियों के समय में जो नॉर्मल जो विंटर में डाइट लेते हैं और गर्मी की डाइट जो होती है, इसमें थोड़ी गर्मी में कम लेनी चाहिए और फ्रिक्वेंट डाइट लेनी चाहिए। आपको हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रेफ्लक्स की प्रॉब्लम हो रही है या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कुछ मेडिसिन अपने नियर के डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। रौनक कुमार का हमारे पास मैसेज आया है, कड़क उड़ीसा से, 27 साल के हैं। इनके पूरे जो मैसेज इसमें लिखा है, मेन कंक्लूजन यही है कि इनका पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। ओके, यंग एज में नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन काफ़ी पैथोलॉजिकल होता है, क्योंकि कब्ज की बीमारी आप ओल्ड एज में ज़्यादा देखेंगे। लेकिन ये पेशेंट जो है 27 ईयर के हैं और इनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो इट्स मीन कि इनको फूड एलर्जी की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगी, और इसके फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी हिस्ट्री होगी, जैसे लाइक आजकल आईबीडी के जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, कोलाइटिस, ये सब चीज़ें हैं, सीलियक डिजीज, जो कि आजकल लोगों को ग्लूटेन फ्री डाइट आपने सुना होगा, जो व्हीट राई में मिलता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। बेसिकली इनके जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इसमें कुछ डिटेल्स नहीं है, बट मैं यही एडवाइस करूँगा कि ड्यूरिंग इस सीजन में, आप समर के सीजन में आप अपने हाइड्रेशन को फुली तरह से मेंटेन करें। जैसे ORS वगैरह आती है, अवेलेबल होती है, या घरेलू चीज़ें में आप नमक,
और शुगर और वाटर से बना सकते हैं, वो चीज़ें यूज कर सकते हैं आप। वैसे इन्होंने ये जरूर लिखा है कि चाहे वो दलिया खाएं, खिचड़ी या फिर भारी खाना, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका स्टमक अपसेट रहता ही है और पेट ठीक से साफ नहीं होता। हाँ, इट्स आई थिंक जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं इनको। कुछ ना कुछ आईबीडी के प्रॉब्लम्स है जो कि रिपोर्ट्स के देखने के बाद ही पता चल पाएगी। डॉक्टर साहब, अभी आपने ग्लूटेन फ्री की बात की, आजकल लैक्टोज फ्री, ग्लूटेन फ्री, इसकी तरह की बहुत बातें हो रही हैं। तो ऐसा क्या है कि ये पिछले 7-8 सालों में या 10 सालों में अचानक से एकदम उभर कर आया है और बहुत आम लोग इससे सफर कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल्स हैं, आप जो 10 ईयर की बात कर रहे हैं, 10 ईयर के पहले और 10 ईयर इस 10 साल की बात करें तो इसमें हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन काफ़ी हुई है। हम लोग आउटसाइड फूड बहुत खा रहे हैं, हम वैकेशन पे जा रहे हैं, वैकेशन में ओवर ईटिंग हो जा रही है, स्पाइसी फूड बहुत ले रहे हैं, हम एडिक्वेट अमाउंट में वाटर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हमारे पूरा डाइट प्लान से डिस्टर्ब है। आप स्लीपिंग का टाइम मान लीजिए, आप 10 बजे से पहले नॉर्मली लोग सो जाता था, अब 12 बजे 2 बजे तक लोग कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप पे होते, तो सारी चीजें का फर्क इंटेस्टाइन पे तो पड़ता ही है। इसको पेंडारा बॉक्स बोलते हैं हम लोगों के मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। पेट जो है ना, एक पेंडारा बॉक्स है। सारा सिस्टम इसी से चलती है। बिल्कुल सही है। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ मैडम, गाँव पोखरी डिस्ट्रिक्ट करनाल। जी संजीव जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा मैडम, जो है ना, मैं काफी सालों से, यानी बचपन से तकरीबन मुझे पेट की प्रॉब्लम थी। फिर मतलब लैटरिन में खून रहा दाना, ये दिक्कतें थी। ये जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, इसमें मेरी और वो कोलोनोस्कोपी भी हुई थी और कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल से मेरी दवाइयाँ चली। अब मुझे ये प्रॉब्लम है कि जो है ना, लैटरिन के रास्ते में खुजली होती है और कई बार दर्द भी होता है जैसे, और पेट में जलन या फूल भी रहा है पेट काफी। तो ये क्या दिक्कत है मैडम जी, ये वो जानना था जी। जी नमस्कार जी। देखिए, आपने जो बताया कि बचपन से ये परेशानी हो रही है, तो बचपन से देखिए 2 चीज़ें होती हैं। यदि आपके लैट्रिन के रास्ते में खुजली हो रही है, जलन हो रही है और कब्ज की शिकायत है, हाँ पहले और बता रहे हैं कि आपको बचपन से ही है, तो ये तो फिर ये फैमिली हिस्ट्री होगी, ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो गया। यदि आपकी उम्र कितनी है? 40 साल है, 42 ईयर्स। और ये प्रॉब्लम कब से शुरू हो गई आपकी? ये तो सर कब्ज की तो शुरू से ही है, बचपन से ही है। नहीं, कब से? 10 साल से, 20 साल से, कितने? ये कह रहे हैं कि शायद बचपन से ही है इनको। बचपन से ही है सर। तो ये सर आपको जो है मोस्टली जो आप कोलोनोस्कोपी में आपने बताया कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आपने कोलोनोस्कोपी कराया, उसमें भी नॉर्मल बवासीर आई थी शुरुआत में, थोड़ी सी बवासीर। तो देखिए, बवासीर का तो सिंपल इलाज है कि आप मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत तरह की सर्जरी आजकल आ गई है, आप लेजर सर्जरी, स्टैपलर सर्जरी, बहुत तरह की सर्जरी आ गई है बवासीर से रिलेटेड। लेकिन आप जैसे बता रहे हो बचपन से कब्ज की ये प्रॉब्लम्स है, तो ये बवासीर की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको इम्यून से रिलेटेड है, जो कि फैमिली हिस्ट्री में, जिसको कि आईबीडी बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो। इसमें कोलोनोस्कोपी में कोई भी पॉजिटिव फाइंडिंग कॉमनली आती भी है, नहीं भी आती है, 90% केस में निगेटिव ही रहती है। तो ये आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी होगी। यही सब चीज़ें, जो स्पाइसी फूड है वैसे भी आप कम ले रहे होंगे, इतने सालों से आपको प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से इन्हें किसको रेफर करना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का केस है, ऑलरेडी ये वहाँ दिखा भी रहे हैं, बट इनकी डाइट प्लान्स का मॉडिफिकेशन जरूरी है, यानी कि इनको एक डाइटिशियन से मिलना जरूरी है और गैस्ट्रो के साथ। जी, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी हैं उज्जैन से, 62 वर्ष के हैं, पेट साफ करने के लिए इसबगोल लेते हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से लेना चाहिए, कितना चम्मच लेना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिपेशन कितना है आपको। नॉर्मली हम लोग जो नॉर्मली हॉस्पिटल में हम एडवाइस करते हैं 3 टीस्पून के अराउंड करते हैं, जो कि 20 ग्राम्स के अराउंड होता है। वो आप 1 ग्लास ऑफ वाटर में, वार्म वाटर में आप लेके नाइट के टाइम में आफ्टर डिनर आप ले सकते हैं। ये नॉर्मल है। ये बहुत लोगों को जो ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है उसको 2 टाइम्स बोलते हैं, 2 डे के टाइम में भी लेंगे, आफ्टर डिनर में भी लेना। ओके, एक सवाल काफ़ी आ रहा है यहाँ पर कि गैस के लिए हम योगा आसन भी करना चाहते हैं, वॉकिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, योगा तो एक चीज़ें होती है कि पूरी बॉडी सिस्टम को एक्टिवेट करती है। डेफिनेटली है कि योगा से आपके पाचन क्रिया में भी इम्प्रूवमेंट होगी, डाइजेशन में ज़रूर फर्क पड़ेगा आपको।
बट ये आप सोचेंगे कि सिर्फ योगा से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा, एक तरफ योगा और फिर मसालेदार खाने ये पॉसिबल नहीं है जी। इतनी जो अभी हमने बात की, आपको क्या लगता है कि श्रोताओं से आपको क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेडिसिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका डाइट मैनेजमेंट जो है, आप जो फूड खाते हो ये सब चीज़ों में रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। आउटसाइड फूड जितनी भी है, जितने भी जंक फूड हैं आप रेगुलर ले रहे हो लो, लेकिन वीकली एक टाइम आप ले सकते हो, 1 टाइम्स ले सकते हो, लेकिन डेली बाय डेली लेंगे तो आपको ज़रूर ये प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि बॉडी का भी एक इम्यून सिस्टम होता है। जब तक टॉलरेंस रहेगी तब तक लिए तो ठीक है, लेकिन वो घड़ा छलकने लगा है। छलकने लगा। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं मैम? बढ़िया एकदम, थैंक यू सो मच। बताइए। जी चड्ढा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी चड्ढा साहब बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्ज की वजह से हर्निया और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने के चांस ज्यादा रहते हैं क्या? नहीं सर, आपने अच्छा सवाल पूछा। कॉन्स्टिपेशन से वजह से क्या होता है, हर्निया, आपने बोला हर्निया और प्रोस्टेट का, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जब आप अपने पॉटी शीट पर जाते हो तो प्रेशर लगाते हो पेट के अंदर में, तो उससे हर्निया जो आपका जो छोटा हर्निया है वो बड़ा में कन्वर्ट हो सकता है, बिग हो सकता है, क्योंकि आपने पेट के अंदर में प्रेशर लगाया तो वो हर्निया बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कब्ज की वजह से हर्निया डेवलप हो जाता है। हाँ, तो मतलब हर्निया उससे होता नहीं है, लेकिन हर्निया बढ़ सकता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। काफी बातें की हमने दोस्तों, और अभी हमें इंतजार है आपके प्रश्नों का। आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421084, 23421080 पर, 9868107070 पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी रेनबो पर, रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ है आज डॉक्टर शंकर गुप्ता। हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के बारे में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। यहाँ लिखी जा रही है एक सक्सेसफुल हेल्थ स्टोरी, क्योंकि आप जुड़े हैं आकाशवाणी रेनबो के साथ। कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक श्रोता दिल्ली से, कामठ नाम है उनका और 35 वर्ष की उम्र है। पूछ रहे हैं क्या गैस की वजह से कंधे में और कमर में भी दर्द हो सकता है क्या? हाँ, गैस की वजह से कंधे में दर्द हो सकता है, इसको रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं। गैस्ट्रो GERD इसको बोलते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इनिशियली क्या होता है, जैसे मल्टीपल अल्सर बन जाते हैं, गैस, जिसको आप लोग गैस्ट्राइटिस या गैस फॉर्मेशन बोलते हैं, उसको गैस्ट्राइटिस अदर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे मल्टीपल अल्सर स्टमक के अंदर भी बन जाते हैं, जो कि एंडोस्कोपी में दिखती है। इनिशियली आप एंटाइसिड वगैरह लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उसका होम रेमेडी वगैरह यूज करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो एसोफेगस का जंक्शन होता है, स्टमक के बीच में एक जंक्शन होता है, जिसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, वो धीरे धीरे रिलैक्स कर जाती है। जब आपकी एसिड, जब आप खाना खाते हो तो एसिड जब रिफ्लेक्स होगी तो उसका रेफर्ड पेन आपको कंधों में या बैक पेन होगी। तो इसका मतलब आपको एसिड फॉर्मेशन रोकना होगा। ये बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी सर। राजेंद्र अनाथ, करमपुरा, दिल्ली 15 से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए राजेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, उम्र मेरी 48 साल है और 6 फीट मेरी हाइट है और O पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। तो 2017 में ऑपरेशन हुआ था राइट आई का मेरी, उसके बाद से मेरे पेट में गैस बनती है। और मैम पिछले 1.5 महीने से पता नहीं क्या हो रहा है, यदि मैं दलिया या खिचड़ी खाऊं तो आधे घंटे बाद ही कहाँ गया वो, मैंने खाया नहीं खाया, कितना खाया पता नहीं चलता, वो हजम हो जाता है। मतलब आपको वापस भूख लग जाती है? हाँ जी, किंतु अगर मैं फुलके खाऊं या छोले भटूरे खाऊं या परोठे पूरियां खाऊं तो डॉक्टर साहब मेरे पेट में गैस बन जाती है और साथ ही साथ जो है तेजाब गर्मी हो जाती है, पेट में जलन, सीने में जलन। देखिए, जो आप हेल्दी फूड जब भी आप ले रहे हो, आपकी बातों से ही आंसर है दो उसी बात में, क्योंकि जब आप हेल्दी फूड लेते हो तो आपका डाइजेशन ठीक रहता है और आपको भूख भी सही लग जाती है। जब आप पूरी और छोले भटूरे वगैरह खा रहे हो, जैसे जो भी चीज़ें हैं, जो ऑयली फूड है, ज़्यादा स्पाइसी फूड है, उसमें डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो ये तो यूजुअल होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में एक उम्र के बाद एक लिमिट होती है कि आप इतना ही फूड ले सकते हैं। जंक फूड है, स्पाइसी फूड है, आपको लिमिट करना पड़ेगा। आप अपने डाइजेशन में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
प्लेंटी ऑफ वाटर, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा रखनी है कंपेयर टू द छोले भटूरे और ऑयली फूड, ये आपके लिए हार्मफुल होगा। हमारे पास मैसेज आया राजस्थान से दिनेश शर्मा का। वो पूछ रहे हैं कि गैस की दवा पेंटाप्राजोल क्या लंबे समय तक ले सकते हैं या उनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसका कि कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा। इवन फूड का भी होता है कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट। जी जी बिल्कुल। तो पेंटाप्राजोल की तो आप लॉन्ग टाइम के लिए तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च है, अभी तो रिसर्च अंडरगोइंग है कि ये कुछ मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कैंसर भी डेवलप कर, जैसे रेनाटिडीन पर बीच में बैन हो गया था जी। उसमें कुछ रिपोर्ट्स आई थी अमेरिकन से रिसर्च में कि उसमें कैंसर कॉज है, लेकिन प्रूवन नहीं थी। कोई भी मेडिसिन जो होती है ना, वो लंबे टाइम के लिए नहीं ले सकते हैं उसका कंप्लीटली, क्योंकि पेंटास आपको सिम्टम को कम कर रहा है, आप क्योर नहीं हो रहे हैं। तो आपको वो सिम्टम को रिलीफ के लिए दे जा रहा है, आप कंप्लीटली उससे क्योर नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब, इतने सारे सवाल आए, हमने बात भी की, तो एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी या जलन, जैसे मैं अगला जो पढ़ रही हूँ 35 साल के गौरव हैं, ये भी यही लिख रहे हैं कि मैं दिन भर ठीक रहता हूँ, लेकिन रात होते होते मुझे जलन भरी डकारें और एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, और अब ये रोज का ही कार्यक्रम हो गया है। एक तो इसका कारण, और हम सभी को क्या करना चाहिए? देखिए, जो डिनर का टाइमिंग होता है, जैसे आप जब ऑफिस से करके आप जाते हो जी, तो डिनर का टाइमिंग नॉर्मली 8 o'clock से पहले ही हो जानी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे तो वेस्टर्न कंट्री में है कि 7 o'clock तक फिनिश कर देते हैं जी। और आपका स्लीपिंग टाइम और जो डिनर का टाइम होता है उसमें कम से कम 2 घंटे का गैप होनी चाहिए, जिसमें कि आप वॉक करते हैं इवनिंग में। तो क्या होता है, हमारे स्टमक से फूड जो है इंटेस्टाइन में, जो कि छोटी आंतें बोलते हैं, वहां चली जाती, तो आपको रिफ्लेक्स नहीं होगी। होता क्या है आजकल कि ऑफिस वर्किंग लोग होते हैं, लेट आते हैं, उन्होंने डिनर किया और तुरंत अपने सोने के लिए चले गए, तो ऑब्वियस बात है कि स्टमक में ही फूड है, वो तो रिफ्लेक्स होगी ही होगी। करेक्ट। तो आपका ये चीजें जो गैप है डिनर और सोने का टाइम, इसमें थोड़ा आपका टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा, और इवन जो उस टाइम में आपको थोड़ा वॉक करना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन, पाचन क्रिया बढ़ जाए। थोड़ा इजी गोइंग वॉक जरूरी है। ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं इंदौर से, 62 वर्ष के। शिकायत है कि मेरा मल बहुत टाइट हो जाता है और इसीलिए पॉटी करने में मुझे काफी दिक्कत होती है। इनके ये जो है इनके डाइट में फाइबर की, लो फाइबर डाइट्स खाते हैं जी। इस वजह से इनका हार्ड स्टूल होता है, और जब पास करते टाइम में इनको इवन जो पाइल्स की प्रॉब्लम्स है, जो इसको बाबासीर बोलते हैं, और फिशर की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके डॉक्टर साहब, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्रोताओं, हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है 23421084, 23421080 पर हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। बात कर रहे हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स की। डॉक्टर शंकर गुप्ता हमारे साथ हैं, जो कि एक जनरल सर्जन हैं फ्रॉम इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। दिल्ली से रीटा का मैसेज है। 30 साल की उनकी उम्र है और बोल रही है कि गर्मियां शुरू होते ही न जाने क्यों पेट के ऊपरी भाग में हल्का हल्का दर्द उनको जनरली रहता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये एब्डोमिनल पेन की बात कर रहे हैं जी। एब्डोमिनल पेन क्या होता है, हमारे जो पेट की पार्ट होते हैं 4 भागों में डिवीजन करते हैं जी। राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर जी। ठीक, तो सारे ऑर्गन्स की पेन का, जैसे पेशेंट ये बता रही हैं कि हमें अपर पार्ट में हो रहा है, तो अपर पार्ट में दो तीन चीज़ें हो सकती है। यंग पेशेंट हैं तो एक तो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है कि एसिड रिफ्लक्स डिजीज हो रहा हो। दूसरा होता है कि राइट साइड में ही, हमारे राइट साइड में लीवर होती है, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर्स होती है जिसको पित्त की थैली बोलते हैं जी। उसमें भी छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं यंग एज में, कॉमनली पथरी बोलते हैं, गॉल ब्लैडर की पथरी। तो उसमें भी पेन आपको अपर एब्डोमेन में ही होगा। लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि ये गैस का पेन है, वो गया मेडिकल शॉप पे, उसने दवाइयां ले ली, पर ऐसा सुनने में आया कि पथरी का पेन बहुत तीव्रता से होता है। देखिए, इनिशियली जब स्टार्ट होगा आपको तो माइल्ड पेन होगा, ओके, फिर धीरे धीरे मल्टीपल टाइम्स होती जाएगी, तो इसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। पहले इनिशियली जो होता है उसको बिलियरी कोलिक बोलते हैं, माइल्ड पेन होगा जी। ठीक है, आप कंफ्यूज करोगे कि ये गैस्ट्राइटिस का
प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये गॉल स्टोन का पेन हो सकता है। तो एक जो आम व्यक्ति है वो किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकता है, या जब उसको इस तरह का दर्द उठे तो वो क्या करे? देखिए, सबसे एज वाइज है, जैसे आप यंग एज में अपर पार्ट के पेन बता रहे हैं तो ये रेफ्लेक्स डिजीज हो सकता है या गॉल स्टोन्स हो सकती है। लेकिन यदि ओल्ड एज में आप पेन बता रहे हैं अपर एब्डोमेन पे, तो कार्डियोवास्कुलर भी हो सकता है। ये एमआई का पेन भी अपर एब्डोमेन में स्टार्ट होता है और रेडिएटिंग टू द बैक होती है, जिसको पीछे की तरफ जाता है, शोल्डर में पेन होगा। तो कार्डियक जो पेन्स होती है वो सीवियर है, उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यदि उससे मिस कर जाते हो तो फिर आपका गोल्डन आवर चला जाता है, जिसमें आपको फर्स्ट एड मिल सकता है और उसके बाद सेकंड लाइन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स को। उसको आप नियर के जो भी मेडिकल के डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करें, अल्ट्रासाउंड होती है। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एब्डोमिनल पेन है वो कई तरह के होते हैं और कहीं भी उठ सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ी रोशनी आप इस बात पर और डालें। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं कि राइट अपर पार्ट में जैसे गॉल ब्लैडर का पेन है, जो पथरी का पेन बोलते हैं, पित्त की थैली में पथरी होगी उसमें पेन हुआ। दूसरा हो सकता है नीचे आप जैसे आए कोलाइटिस हो सकता है, जो कोलन होता है हमारे इंटेस्टाइन में स्टार्ट यदि हम करते हैं स्टमक से, छोटी आंतें बड़ी आंतें बड़ी लंबी होती है, दैन वो एनल कैनाल तक पहुंचती है। तो उसमें जितने भी इन्फेक्शन हो गए, बड़ी आंतें में इन्फेक्शन होती है तो उसको कोलाइटिस हम बोलते हैं। वो भी इसी तरह का अपेंडिसाइटिस हो सकती है, राइट लोअर एब्डोमेन में आपको पेन हो रहा है तो। ओल्ड एज में डायबिटिकुलाइटिस होती है, जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती है, बार बार कब्ज की परेशानी हो रही है, ब्लड आ रहा है, तो इसमें डायबिटिकुलाइटिस वाली एक पेन भी हो सकती है लेफ्ट लोअर एब्डोमेन में। तो ये डिफाइन करना पड़ता है कि कहाँ पे आपका पेन है, किस जगह पे पेन है, एग्जामिनेशन करके। तो जो आपके नियर में जो डॉक्टर्स होंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन्स होंगे, तो शुरू में ही जनरल फिजिशियन के पास जाए या सीधा ही हमें गैस्ट्रोएंटराइटिस के पास ही जाना चाहिए? फर्स्ट कांटेक्ट तो फिजिशियन से ही होता है, क्योंकि फिजिशियन ही फर्स्ट होते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा सा डर भी होता है कि सर्जन के पास जाएंगे तो सर्जरी करवा देगा। इसी बात से एक और सवाल मेरे मन में आया, लेकिन मैं पूछूंगी इसके बाद। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आपने बहुत सही कहा कि आमतौर पर सदन के पास जाने से हम डरते हैं। अब ऐसे कई सारी धारणाएं हैं, कहते हैं कि पथरी की सर्जरी करा ली, पथरी वापस आ जाती है, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये बड़ी ही मिथ है हमारे में। देखिए, पथरी जो कॉमनली, वैसे तो बहुत जगह पे पथरी बन सकती है, लेकिन कॉमनली जो बॉडी के अंदर में होती है वो पित्त की थैली की पथरी कॉमन है जी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जी। और दूसरा जो होता है वो रीनल स्टोन्स होते हैं। रीनल स्टोन्स का जो होती है उसमें सर्जरी करने के बाद रिकरेंस हो सकती है, बट गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी होती है उसमें गॉल ब्लैडर ही निकाल लेते हैं। जब आपकी गॉल ब्लैडर ही निकल गई तो स्टोन्स कैसे आएगा? बिल्कुल सही बात है। पथरी ना हो, क्योंकि आजकल पथरी का भी हम लोग काफी सुनते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो ये जितनी भी डिजीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन की वजह से हो रही है। हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया कि हमने हाई स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, तली हुई चीजें इतनी खाना शुरू कर दिया कि अपने पर ध्यान देना बंद कर दिया है, अपने मन पर ध्यान ज्यादा दे दिया है। संदीप कुमार का मैसेज है पटना से कि मुझे फैटी लीवर ग्रेड 1 है। पहला सवाल, क्या ये क्योरेबल है? और दूसरा ये पूछना चाहते हैं कि खान पान में किन चीजों को शामिल करना है और किन को नहीं करना है। आज फैटी लिवर भी अब बहुत कॉमन हो गया है। बहुत अगेन इसमें एक्चुअली में फैटी लिवर्स का ग्रेडिंग सिस्टम है जी। ये ग्रेड 2 बता रहे हैं। ग्रेड 2 तो क्योरेबल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जो लीवर्स होती हैं, लीवर की पेरेन्काइमा को रिप्लेस करके फैट डिपॉजिट हो जाता है। क्योंकि आप रेगुलर खाते रहते हो तली हुई चीज़ें, तो वो धीरे धीरे मेटाबोलाइज होता है लीवर से। तो लीवर का अपना होता है सिस्टम, आप ज़्यादा ले रहे हो तो नॉर्मल टिश्यू को रिप्लेस करके वो फैट डिपॉजिट हो जाएगी जी। इनको ऐसे करना चाहिए कि इनके अपने डाइट्स में हाई फाइबर डाइट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ओमेगा 3 करके आती है, वो रेगुलर लेंगे तो उसका डिपोजिशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और ये नॉर्मल हो जाएंगे। ये क्योरेबल है। ओके। गैस का भी जो है आजकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, या तो आपको बहुत बर्ब्स आ रही हैं, डकार आ रही है, या फिर नीचे से पास हो रही है और उसमें भी थोड़ी बेचैनी हो जाती है। तो इस पर भी किस तरह से इससे निजात पाया जा सकता है?
देखिए सारी चीज़ें जो हैं ये सारे रिफ्लेक्स की वजह से इसी पे ही। हाँ, सारी चीज़ें जो ब्लॉटिंग बोल रहे हैं, हैवीनेस बोल रहे हैं, हार्ट बर्न बोल रहे हैं, सारी चीज़ें रिफ्लेक्स से ही हो रही है। ये चीज़ें सारी चीज़ें आपका ये है कि आजकल क्या हो रहा है कि आपका जो आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, ब्रेकफास्ट के बाद एक लंबे टाइम के लिए आप बीच में लंच गैप कर लिया, लंच नहीं लिया, फिर डिनर ही कर रहे हो, तो लॉन्ग गैप हो जा रहा है, तो आपका एसिड प्रोडक्शन जो है स्टमक्स में काफ़ी बढ़ जाती है। वो जाएगी कैसे? वो रिफ्लेक्स ही होगी। बराबर है जी जी। तो यही प्रॉब्लम्स है लोगों का। लाइफ स्टाइल क्या है, वो ये बोलेगा कि मैं तो रेगुलर ले रहा हूँ, मैं फाइबर डाइट्स भी ले रहा हूँ, सारी चीज़ें ले रहा हूँ, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि नॉर्मली तरीका ये होता है कि आप ब्रेकफास्ट अच्छा लो, फिर आप लंच करने का टाइम आपका हाफ होना चाहिए, डिनर 1/4 होना चाहिए, बीच बीच में आपका गैप नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। यही एक वजह है जो कि आजकल इस बात पर भी काफ़ी डिस्कशन होता है कि बहुत सारे छोटे मील्स लेने चाहिए या प्रॉपर 3 मील्स लेने चाहिए। नहीं, छोटे मील्स लेने चाहिए जिनको, हाँ वो बेटर है, जिसको स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट बोलते हैं जी, दैट इज बेटर। ओके, अब एक लिसनर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खचेड़ू सिंह है जी। फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरे साथ प्रोलैप्स रेक्टम है, ये जो वो है, ये परेशान करती है मुझे। नमस्कार जी, मैं समझ गया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, मैं समझ गया। प्रोलैप्स रेक्टम उसको बोलते हैं। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम है। हाँ, ग्रेडिंग सिस्टम है कि वो देखना पड़ेगा आपको नियर के। तो इसमें जो रेक्टल प्रोलैप्स होती है ना, उसमें पूरी रेक्टम जो होती है, मलद्वार होती है ना, वो हमारे पेरिनियम से नीचे बाहर निकल आती है। इसमें ग्रेडिंग होती है कि कौन से ग्रेड है आपका, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, या पूरी तरह से निकल जा रही है। पूरी तरह से निकल जाती है, पूरी निकल जा रही है, तो फिर तो सर इसकी सर्जरी ही करवानी पड़ती है, जिसको सर्जरी के लिए गया आज मैं, वो जो मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि उम्र जो आपकी ज्यादा हो गई। तो एक सर देखिए, एज तो रिस्क फैक्टर होता ही है किसी भी सर्जरी के लिए, ये तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। आप उसके लिए क्राइटेरिया में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि इसकी सर्जरी बहुत बड़ी होती है। तो इनके लिए आप वैसे अदरवाइज क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अब सर्जरी तो हो नहीं सकती? देखिए, इस तरह के पेशेंट जिसको कि सर्जरी कंट्राइंडिकेटेड है, नहीं कर सकते हैं, तो उसमें इनका यही करना है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन ही करेंगे, लग्जेटिव लेंगे, ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, और स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट जो मैंने पहले भी बताया है, एज वेरी बेनिफिट वही करना पड़ेगा। दिल्ली से एस कौर का मैसेज है, ये पूछना चाहती हैं कि अक्सर सुना है कि मूली और गाजर खाने से गैस होता है, तो मूली और गाजर से ही क्यों? ऐसा नहीं है, मूली गाजर से गैस बनती है। एक्चुअली मैं आप कोई भी डाइट्स मिक्स ये सलाड्स के अंदर में आती है, आप स्मॉल अमाउंट में लेंगे तो इसका नहीं फॉर्मेशन नहीं होगा गैस का, लेकिन इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। मूली में और गाजर में तो नहीं कम होते हैं, मूली में ज़्यादा होती है। मटर और फूलगोभी इरिटेट करता है, इंटेस्टाइन्स के म्यूकोसा को इरिटेट करता है, जिससे कि एसिड प्रोडक्शन और गैस फॉर्मेशन ज़्यादा करती है जी। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, फरमाइए। मैडम जी को नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, नई दिल्ली 27 से। जी बताइए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि ये जो पैक्ड फूड हम खाते हैं या ड्रिंक्स पीते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ 1 साल से लेकर 3 साल तक होती है, वो पेट की कौन कौन सी बीमारियों के लिए जन्मदाता है उसका, और आजकल जो ये फ्रूट बिक रहे हैं कटे हुए, वो कितने घातक है हमारे स्टमक के लिए, कृपया बताने का कष्ट कीजिए। देखिए, जितने भी पैक्ड फूड होते हैं उसमें के सारे पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और वो एक तरह का केमिकल्स होता है, जो केमिकल हमारे स्टार्ट फ्रॉम द, यदि आप बात करते हैं जो स्टमक से राइज करेगा। इसमें जितने भी पैक्ड फूड है वो कैंसर, आजकल जितनी कैंसर्स बढ़ गई है, इसकी वजह यही है, पैक्ड फूड की वजह से, प्रिजर्वेटिव की वजह से। तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर को कॉज करता है, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम्स होती है, पॉलिप बन जाती है, इस बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर सकती है। दूसरा पॉइंट आपने ये बोला कि जो आउटसाइड कटे हुए फ्रूट्स खा रहे हैं वो तो अनहाइजेनिक है, क्योंकि रोड के किनारे आप कटे हुए फ्रूट्स खा रहे हैं, वो उसमें डस्ट जा रही है, वो किस हैंड से कर रहे हैं, अनप्रॉपर हैंडलिंग है, तो वो तो बहुत सारे जो आजकल फूड बॉर्न डिजीज हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है,
ये सारे के तो ये डिसीज का काउज ही है। हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार, नई दिल्ली से। जी सतीश, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। सर मैं ऐसा है कि मैंने पाइल्स की मेरे को दिक्कत है, तो मैंने जनरल सर्जन को दिखाया था। तो मैं जब शौच के बाद ना जी मेरे मस्से बाहर आ जाते हैं, और मैं जब ट्यूब लगाता हूँ तो बैठ जाता हूँ सोफे पे, तो वो फिर कुछ नहीं प्रॉब्लम होती, पूरा दिन मेरा बढ़िया निकल जाता है। तो वो ग्रेड 2 का बोला था। तो इसका वो कह रहे जी ऐसे चलाते रहिए, यदि आपको कोई दिक्कत दर्द नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका क्या इलाज, क्या सर्जरी है या कुछ ये दवाइयों से भी ठीक हो सकता है सर, प्लीज? देखिए सर, यदि आपको ब्लड आ रही है लेटरिन के रास्ते से, और ब्लड नहीं आता जी, ब्लड नहीं आ रहा है, यदि मस से बाहर निकल रही है, तो जो आपने बताया कि बाबसीर आपको बाहर निकल जाती है जो पाइल्स से, तो ये ग्रेड 2 ग्रेड 3 के कैटेगरी में चली जाती है। इसमें नॉर्मली जो है मेडिकल मैनेजमेंट से काम नहीं चलता है, इसमें आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। आजकल सर्जरी बहुत एडवांसेस हो गए हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेजर सर्जरी हो गई है, स्टैपलर सर्जरी हो गई है, अब डे केयर बेसिस पे होती है, और बड़ी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की कैटेगरी में आती है। और ये सर्जरी के बाद दोबारा भी हो जाती है? नहीं, आजकल जो भी नई टेक्निक आ गई है उसमें 97 to 98% इसका रिजल्ट होता है। 1 से 2% यदि आप ऑपरेशन कराने के बाद कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, आप अपने डाइट में मॉडिफिकेशन रखते हैं, हाई फाइबर डाइट्स लेते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर लेते हैं, पानी अच्छे से पीते हैं, तो आपको कभी नहीं होगा। 3-4 बातें हैं जो डॉक्टर साहब ने हर बात पर कही है, हम वो दोबारा रिपीट करेंगे प्रोग्राम के एंड में, बट आई एम श्योर लिसनर्स अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आपने करना क्या है। फिर भी जो हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूंगी, कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर। आज हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के ऊपर। सर्जन डॉक्टर शंकर गुप्ता हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर से, और 23421084 23421080 पर हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। अदरवाइज 9868107070 पर आप हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। माँ किन किन बातों पे याद आती है, और जब खास तौर पे खाने की बात आती है तो माँ तो सबसे पहले याद आती है, क्योंकि जब तक माँ के हाथ का बना हुआ खा रहे थे एसिडिटी वगैरह कुछ नहीं हो रही थी। जैसे ही बाहर के चट्टे बट्टे खाने शुरू किए, ये सब शुरुआत हो गई। क्यों डॉक्टर साहब? एक लिसनर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, एक बार प्लीज अपना नाम बताइए। सावित्री देवी। जी सावित्री जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है? वाइफ मेरी जैसे नाश्ता करती है या लंच करती है, डिनर करती है, तो खाते समय ना पूरे पेट में जलन और दर्द हो जाता है। तो वो 15-20 दिन से हो रहा, पहले नहीं था। ओके, अब कारण क्या हो सकता है? नमस्कार जी। देखिए, हाँ, खाना खाने के बाद जो दर्द शुरू होता है, इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको पेप्टिक अल्सर डिजीज बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस की। दूसरा हो सकता है कि उसमें पेन जो हो रही है ना, स्टोन्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है, गॉल स्टोन, जिसको पित्त की थैली में स्टोन्स होते हैं। क्योंकि आप फीमेल बता रहे हैं, फीमेल को पेन हो रहा है खाने के बाद, तो ये स्टोन का भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। आप यहाँ में एक बार नियर के डॉक्टर्स को आप दिखा लें, एक अल्ट्रासाउंड होगी, उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि इनको स्टोन्स है कि नहीं। लेडीज डॉक्टर को दिखाएं? आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन को दिखा सकते हैं, कोई भी आसपास में सर्जन हो तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी नोटिस की है कि गर्मियों के साथ ही पेट का प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसा क्यों? सर्दियों में इतना नहीं सुनते हैं जितना गर्मियों में ज्यादा, क्या कारण है उसका? ये कॉमन है। गर्मियों, जैसे गर्मियां बढ़ती है तो डिहाइड्रेशन बहुत होती है जी, और इस टाइम में आपको फूड पॉइजनिंग की भी प्रॉब्लम्स बहुत होती है। इम्प्रॉपर कुकिंग, आपने खाना बना लिया और उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे हैं, लॉन्ग टाइम के बाद आप खा रहे हो, तो इसमें फूड पॉइजनिंग की भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और डिहाइड्रेशन के वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी होती है और डायरिया भी होती है। और डिहाइड्रेशन के वजह से क्या होता है कि आप प्रॉपर फूड ले नहीं रहे हो, वाटर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रही है, शरीर के अंदर में पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होती है, वो भी डिसबैलेंस हो रही है। तो वो चीज़ें आपको जो सिम्टम्स के फॉर्म में आ रही है, वो हार्ट बर्न, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन, इस तरह की प्रेजेंटेशन करके आजकल कॉमनली इस सीजन में लोग आ रहे हैं ज्यादा हमारे के। हाँ, हमारे एक कुछ लगता है कि जैसे बाहर इस वक्त जैसे जूसेस बहुत मिलते हैं, फ्रेश जूसेस जिसको हम कहते हैं, खासतौर पे पाइनएप्पल का या आपके गन्ने का रस बहुत मिलता है, तो वो सब भी तो इश्यूज क्रिएट करते होंगे। जूस में प्रॉब्लम नहीं है शायद, लेकिन जिन कंडीशंस में वो बनता है
हाँ, आजकल जैसे ये अब तो वैकेशन का टाइम आ रहे हैं, तो बच्चे जैसे जूस वूस से जो रोड के किनारे लगे हैं, एक्चुअली में जूस, फ्रूट्स एंड जूस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उसकी प्रॉपर हैंडलिंग जो होती है ना अनहाइजीनिक वे में, वो प्रॉब्लम है। आप अनहाइजीनिक वे में उसी में सबको आप दे रहे हैं, इन प्रॉपर हैंडलिंग हो रही है, तो इट्स कॉज ऑफ डिजीज। एक जैसे हम बात कर रहे थे कि वेकेशन का भी टाइम है और अक्सर ऐसा होता है कि एक ना एक मील बाहर हो ही जाता है, तो ऐसे में दूसरा मील हमें क्या करना चाहिए देखिए थोड़ा बैलेंस बना रहे? देखिए आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है, हर इंसान के बॉडी का एक एक रिक्वायरमेंट है, इतनी कैलोरीज चाहिए जी। सपोज आप वैकेशन के टाइम में लोग जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं या कहीं बच्चों के साथ ओवर ईटिंग कर लिए, तो आपको कैलोरीज को बैलेंस करना पड़ेगा। आपने जब कुछ लंच के टाइम में ज़्यादा खा लिया तो डिनर आपको कट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है, आप डिनर भी हैवी लेते हो। हम सोचते हैं कि 4 दिन बाद कर लेंगे पर फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों टाइम एक छोटे से ब्रेक का, अगर आपके पास कोई सवाल अभी भी बाकी रह गया है तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी रेनबो कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शंकर गुप्ता से रिगार्डिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब, एक ऐसी चीज है जो किसी मौसम का इंतजार नहीं करती, किसी उम्र को नहीं बकती, और वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से पेट कितना अफेक्ट होता है? देखिए सारी चीज़ें रिलेटेड है। ब्रेन सिस्टम जो है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। आप यदि स्ट्रेस की बात कर रहे हैं और पेट में जो स्ट्रेस, इसको बोलते हैं स्ट्रेस अल्सर, जैसे कॉमनली प्रॉब्लम्स होती है स्ट्रेस की वजह से लोगों को हार्ट बर्न और रेफ्लक्स डिजीज शुरू हो जाती है। इसका रीज़न ये होता है कि आप जब स्ट्रेस में रहते हो तो इंटेस्टाइन्स वगैरह जो है उसकी म्यूकोसा में ब्लड सप्लाई जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसके वजह से मल्टीपल अल्सर बन जाते हैं और गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज अदर टाइप ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। ये भी आप कह सकते हैं कि ये नई शताब्दी की नई डिजीज है। लोगों को स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि कॉमनली कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। डाइट अच्छी है, सारी चीज अच्छी है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से अल्सर बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये अल्सर्स का भी बहुत इशू है। मुंह में तो होते ही होते हैं जिसका हमें दिख जाता है, पर अंदर न जाने पेट में कब हो जाते हैं, जिससे फिर बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। तो इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स से क्या कहना चाहेंगे, आज के इस प्रोग्राम का क्या क्रक्स निकालेंगे? देखिए आज के जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं इसमें लोगों की यही है कि इनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है, डाइट का मॉडिफिकेशन, ओवर ईटिंग, ये चीज़ें को अवॉइड करनी चाहिए। अपने आज समर का मौसम चल रहा है तो आपको हाइड्रेशन रखना है, कीप हाइड्रेटेड, कि आपको प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, पानी में कोई कमी नहीं होना, रेगुलर ORS लेना चाहिए, आपको हाई फाइबर डाइट्स लेनी चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा लेना चाहिए, आउटसाइड जंक फूड को आप अवॉइड करें। इससे प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी कम हो जाएगी। आप वॉकिंग और एक्सरसाइज के लिए क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं ये वॉकिंग तो आप जो नॉर्मली मॉर्निंग आवर में कर रहे हैं वो करते ही हैं। रात के डिनर के बाद भी आपको कम से कम 10 मिनट्स के लिए वॉकिंग करना चाहिए। कम से कम उस टाइम में आपकी फूड जो है डिनर के बाद वो एडजस्ट हो जाए, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेगी। एक लास्ट क्वेश्चन व्हाट्सएप पर और आया है। आरती पूछ रही हैं कि उनके फादर की उम्र 65 वर्ष की है और उन्हें कई बार रात को थोड़ा अपर स्टमक में दर्द होता है। तो मुझे याद है अभी आपने उसको कार्डियोवैस्कुलर के साथ भी जोड़ा था। मैं चाहूंगी कि इस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी एक बार और डालें और लिसनर्स को ढंग से समझाएं कि किस तरह से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं या क्या उनको एक्शन लेना है। नहीं, ये जैसे बता रही हैं कि रात के टाइम में सोते टाइम इनको पेन हो रहा है, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर तो डे में भी हो सकता है, इसका टाइम का कभी भी हो सकता है जी। की लेटने के बाद ही, तो ये तो रेफ्लेक्स डिजीज है, इनको रेफ्लेक्स हो रहा है क्योंकि एज भी 65 ईयर बता रहे हैं, तो इनकी लोअर एसोफेजियल जंक्शन जो है वो रिलैक्स हो गई होगी, लैक्सिसिटी हो जाती है, उसमें जितनी भी होनी चाहिए वो प्रेशर्स होती है वो कम हो जाती है उम्र के साथ जी। तो उनके वजह से उनका एसिड रिफ्लेक्स हो रहा होगा और इसके वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही होगी जी। तो पर जैसे कई बार वो सीवीएस का इशू भी निकल आता है, हाँ। तो वो हमको कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या एक्शन तुरंत लेना होगा? परसिस्टेंट पेन हो रहा है आपको, पेन की भी बहुत टाइप है, जैसे स्पाज्मोटिक पेन हो रही है जी। और आपको मिड अपर पार्ट में हो रही है और रेडिएट हो रही है, कंधों में जा रही है, हाथों में जा रही है, लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ जा रही है, तो और परसिस्टेंट हो रही है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये कार्डियोवैस्कुलर हो सकता है। आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी है।
डॉक्टर से मिलना चाहिए। बहुत सारी हमने काम की बातें सुनी और ये वो बातें थी जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं और मौके मौके पर छोले भटूरे का आनंद भी ले सकते हैं। पर शर्त यही है कि थोड़ा हम अपना एक लाइफ में रूटीन बनाएं, बैलेंस बनाएं और इस बात के लिए डॉक्टर साहब ने अपने हर एडवाइस पर जोर दिया है कि किस तरह से हमें हमारी खाने की प्लेट जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए, हमारे लिसनर्स से बात करने के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और दोस्तों आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप हमें भेज सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर। कोई भी तरह का आपका फीडबैक है, सुझाव है, कार्यक्रम कैसा लगा, आप प्लीज हमें लिखकर भेज सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।